जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रश शकीब। कल 31 मार्च का दिन भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन था और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग में महज 18 से 19 दिन बाकी रह गए हों। कल दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इंडिया अलायंस की एक विशाल मेगा रैली थी और उसमें विपक्ष के तमाम बड़े प्रमुख चेहरे मंच पर मौजूद थे और दूसरी तरफ मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के सम्मान में आयोजित की गई थी। अब इन दोनों रैलियों का फर्क बहुत स्पष्ट है, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने का प्रयास कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, जो अभी अनौपचारिक नेता हैं आम आदमी पार्टी की, अनौपचारिक चेहरा हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड से जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वामपंथी विचारधारा के तमाम नेता, डी राजा, सीताराम येचुरी और सबसे महत्वपूर्ण तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सागरिका घोष का वहां पे मौजूद होना और एमके स्टालिन के प्रतिनिधि के तौर पर तिरुचि शिवा, जो डीएमके के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी उस मंच पर मौजूद थी। यानी कल एक स्पष्ट संदेश था दिल्ली के रामलीला मैदान से कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हर दिन कभी महाराष्ट्र से, कभी बिहार से, कभी किसी और राज्य से इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी, इंडिया गठबंधन दरक गया, इंडिया गठबंधन फूट गया। ये गोदी मीडिया दिन भर चलाता है। अभी 2 दिन पहले तक रोजाना बिहार को लेकर के यही चल रहा था कि बस लालू ने आंखें दिखाई, राहुल ने चिंघाड़ा, मोदी ने दहाड़ा, ये वो, इंडिया गठबंधन टूट गया। आपको ये खबरें कहीं नहीं मिलेंगी कि राजस्थान में पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी, वो अभी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। आपको ये खबरें नहीं दिखाई देंगी कि रांची के कद्दावर नेता राम टहल चौधरी वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको ये खबरें कहीं नहीं दिखाई देंगी कि एनडीए गठबंधन में शामिल अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार लगातार शिंदे गुट को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी पत्नी के लोकसभा सीट के सामने शिंदे गुट का कोई विधायक खड़ा होगा तो वो इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे। ऐसी खबरें आपको दिखाई नहीं देंगी। और मैं अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, पंजाब और उड़ीसा की राजनीति में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल रैलियों की बात कर रहा हूं। और तो ये खबरें जगह नहीं बनाती हैं मीडिया में, या इनको बनाने नहीं दिया जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर के रात दिन एंकर और एंकरनियां चिल्लाते रहते हैं, चिंघाड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढने की तलाश में रहते हैं, रिपोर्टर्स से लेकर एंकर तक, कि कहीं कुछ मिले ताकि जनता के सामने एक निगेटिव इम्पैक्ट जो इंडिया अलायंस का बनाया जाए। तो कल एक बहुत बड़ा डेंट था मीडिया की उस मुहिम में जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दिखाई दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में रैली थी। एनडीए अलायंस के घटक दल जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है। जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे और मंच पर क्या कुछ हुआ जयंत चौधरी के साथ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। माला में जगह मिलना तो छोड़िए, वो कहाँ बैठे थे, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जयंत चौधरी अंदर अंदर कितना पछता रहे होंगे इंडिया गठबंधन को छोड़ करके। कम से कम इंडिया अलायंस में होते थे तो राहुल गांधी के दाएं तरफ, अगर मेरठ में कल इंडिया अलायंस की रैली होती और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो दाईं तरफ शायद अखिलेश खड़े होते और बाईं तरफ जयंत चौधरी खड़े होते। लेकिन कल वो कहीं नहीं थे, ना दाएं थे ना बाएं थे, बल्कि कहाँ थे, किसी कोने में। और जब वो संबोधन कर रहे थे तो उनको बीच में 2 बार रोका गया कि समय का लिहाज रखिए। ये उनकी स्थिति हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की। और इंडिया गठबंधन की रैली से जो संदेश निकला कि वो देश को बचाने के लिए एकजुट है। तमाम वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चुनाव हारने या जीतने का मसला भर नहीं है, ये इस देश को बचाने का मसला है, ये संविधान को बचाने का मसला है।
और दूसरी तरफ मोदी जी के मंच से वही घिसी पिटी पुरानी बातें, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। भले ही वो 6 दिन पहले अभी जनार्दन रेड्डी को भी ले आए हैं बीजेपी में कर्नाटका में, तो जिस पर सीबीआई के 9 मामले चल रहे हैं, खनन माफिया है, उसको भी वो ले आए हैं बीजेपी में। लेकिन भ्रष्टाचारी केजरीवाल है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है औरबिंदो फार्मा का संचालक राजेश रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी, माफ कीजिएगा, जिसने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया भाजपा को, और उसके एक बयान मात्र पर केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने की मुहिम में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो दोनों रैलियों से फर्क बहुत स्पष्ट था। दोनों रैलियों की जो जनता का स्वभाव था, राहुल गांधी जब मंच पे आए तो जनता ने खुद नारा लगाना शुरू किया, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और तमाम जो सवाल थे, जब नेता उन सवालों को एड्रेस कर रहे थे तो जनता नारे लगाकर, झंडे लहराकर उनको एक तरह से लेजिटिमाइज कर रही थी रामलीला ग्राउंड में कि आप सच बोल रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो मंच संचालक महोदया थी, वो चिल्लाती रही मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी, और भीड़ की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। भीड़ को यह समझ में आ गया था कि ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें करेंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो अगर भीड़ के लिहाज से देखा जाए या रैली की कामयाबियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो इंडिया गठबंधन एक स्पष्ट संदेश देने में कामयाब रहा है इस देश को कि वो इंटैक्ट है पूरे देश को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ मेरठ में वही विपक्ष का रोना, खुद क्या किया नहीं बताएंगे, 10 सालों में क्या कुछ किया ये नहीं बताएंगे। तो जनता भी अब समझ चुकी है कि अब इनका हिसाब किताब वोट में किया जाएगा। लेकिन दूसरी जो 2 बड़ी खास बात रही इंडिया ब्लॉक की रैली में, एक तो राहुल गांधी ने जो संबोधन किया, बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को भी यह संदेश दे दिया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने में मदद कीजिए, बायस नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग को, और आपको समान अवसर देना होगा तमाम राजनीतिक दलों को, मैच फिक्सिंग का काम नहीं चलेगा। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैच फिक्स है। ये सीधा सीधा एलिगेशन किस पर है आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता को भी अब ये समझ में आने लगा है। और कल आप ये देखिए, मीडिया की भूमिका देखिए कि जैसे ही कल इंडिया ब्लॉक की रैली शुरू हुई, इधर मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई कि पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब का गठबंधन हो गया है। अब ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल किस स्तर के नेता हैं आप अंदाजा लगाइए। पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश की नेत्री नहीं, पैन यूपी लीडर नहीं है पल्लवी पटेल। ओवैसी साहब तेलंगाना से आए। उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब ने 38 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 37 की जमानत जब्त हो गई थी। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2022 में 95 कैंडिडेट उतारे थे ओवैसी साहब ने, एक भी नहीं जीतना तो दूर की बात है, सबके सब अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाए, कोई तीसरे नंबर पर नहीं रहा। जब विधानसभा चुनाव में ये स्थिति है तो लोकसभा चुनाव में तो यहां स्पष्ट है कि बस 2 धाराएं हैं, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, उसमें से मुसलमानों को किसी एक को चुन लेना है। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट नहीं करना है, मुसलमान तो पिछले 3 टर्म से 2 टर्म से देश को बचाने के लिए वोट कर रहा है। तो वहां पर एक स्पष्ट लकीर है, वो अभी किसी और के सामने, किसी और के चेहरे पर और किसी और के भाषण पर और किसी और के कमिटमेंट पर वो भरोसा करने नहीं जा रहा है। उसको एक सबसे मजबूत ताकत इंडिया गठबंधन में दिख रही है, जो मोदी को यहां सत्ता से उखाड़ के फेंक सकती है, वो इंटैक्ट मोदी के साथ है, माफ कीजिएगा इंडिया ब्लॉक के साथ है। लेकिन चूंकि खबर बनाना था, इंडिया ब्लॉक की रैली को माइलेज नहीं देना था, फुटेज नहीं देना था स्क्रीन पर, इसलिए उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि बस सारा मुसलमान ओवैसी के साथ है। तो तमाम खेल चल रहे हैं और चुनाव का समय है, तो लगातार ये तमाम खेल, शह और मात के जो खेल हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की रैली कल तीसरा शक्ति प्रदर्शन था, पटना के गांधी मैदान में, दूसरा मुंबई के शिवाजी पार्क में और कल तीसरा दिल्ली के रामलीला मैदान में। और भारतीय राजनीति का इतिहास है कि इन मैदानों से जो संदेश देश की जनता के नाम दिया जाता है उसका बहुत व्यापक असर होता है।
चाहे वो पटना का गांधी मैदान हो या मुंबई का शिवाजी स्टेडियम हो या दिल्ली का रामलीला ग्राउंड हो। मोदी साहब कल मेरठ में एक्चुअली हिंदुत्व और भ्रष्टाचार इन दोनों का कॉकटेल बना करके अपना मैसेज कंसंट्रेट करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्चुअली वो मेरठ में थे। मेरठ में भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल हैं, जो रामायण में राम का किरदार जिन्होंने निभाया है। तो एक तरफ वो हिंदुत्व का तड़का लगाने के लिए गए थे, अरुण गोविल को बराबर में खड़ा करके कि ये सीरियल वाले राम हैं, आप राम समझिए इनको। और वहां से जो किसानों को लेकर के जो किसानों के मन में जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको उसी हिंदुत्व के परसेप्शन से काउंटर करने की एक स्ट्रेटेजी थी कल मेरठ की रैली, कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी। किसान इस वक्त जो किसान है उसको किसान न रहने दिया जाए, बल्कि उसको हिंदू बनाया जाए। असल में मेरठ की रैली का यह संदेश था, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। स्ट्रेटेजी यही थी कि रामायण के राम को बगल में खड़ा करके किसानों के गुस्से को कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जबकि इंडिया ब्लॉक अपनी रैली में पूरी तरह कामयाब रहा है। जो संदेश उसको देश के नाम देना था, वो संदेश देश की आम जनता तक पहुंचाने में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता बहुत कामयाब रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि रैलियों में आने वाली भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो रैली जो कल थी, एक तरफ जहां कल्पना सोरेन ट्राइबल समाज से आने वाली एक महिला है और वो ग्रामीण भारत के प्रतिनिधित्व के लिए वहां बैठी थी, तो सुनीता केजरीवाल उनके बराबर में बैठी थी, जो शहरी मध्यम वर्ग की नुमाइंदगी के लिए बैठी थी। तो इस मैसेज को भी बहुत स्पष्ट रूप से देश की जनता को समझना होगा। और ये जो कल की रैली है वो एक्चुअली हिंदी स्टेट की रैली आप कह सकते हैं। और पिछले चुनाव में मोदी को हिंदी स्टेट्स में बहुत सफलता मिली थी। ये 8-9 राज्य हैं, आप देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहां से तकरीबन 130 सीटें मिली थी एनडीए को। तो ये परफॉर्मेंस अब एनडीए अलायंस दोहराने नहीं जा रहा है। इसमें बहुत हद तक जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के कंधे पर उसका दारोमदार है कि उनको कैसे 40 में 39 पिछले बार उन्होंने किया था, उस रिजल्ट को रिपीट करने से रोका जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं। झारखंड में इस वक्त कल्पना सोरेन के चेहरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये क्षेत्रीय दल भी हैं, ये अगर अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से कर लें, और जिसमें वो अब तक तो बहुत सफल होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह बिहार में जिस तरह लालू यादव की स्ट्रेटेजी जो है कामयाब बताई जा रही है इस वक्त, और अंदर खाने की ये खबर है कि जिस तरह से लालू यादव भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों के काउंटर के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है एनडीए गठबंधन को बिहार में। तो अगर ये तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, अगर इन्होंने ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर लिया और जो लाइबिलिटी इनके ऊपर है, अगर उसमें ये सफल हो गए तो विदाई तय है। उद्धव ठाकरे कल भी रैली में कह रहे थे, अब की बार भाजपा तड़ीपार। तो मुझे लगता है कि कहीं अब की बार 2004, आप 2004 का परिणाम रिपीट कीजिए। इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नारों के बीच क्या हाल हुआ था एनडीए की सरकार का 2004 में। तो बस अगर इंडिया ब्लॉक इसी तरह इंटैक्ट रहा, और कल एक और बड़ा मैसेज किया है। बंगाल में ममता बनर्जी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इंडिया के साथ है। वो रणनीति के तहत वहां अलग चुनाव लड़ सकती हैं, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। लेकिन उनकी जो भी सीटें आएंगी कल लोकसभा के चुनाव में, जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जो ममता बनर्जी को जो मिलने वाली सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होंगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। कल उनके प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रायन और सारिका घोष टीएमसी की तरफ से उस मंच पर मौजूद थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक अपील आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।